मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत आज हम समझने का प्रयास करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं उसके संदर्भ में क्या क्या उनकी जानकारी है, वो किस प्रकार से अपीलीय जो व्यक्तियों द्वारा की जाती है उसकी सुनवाई कैसे करते हैं, उनको कौन कौन सी पावर दी गई है कि वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो जो सुनवाई करते हैं, क्या वो सुनवाई जो है लीगल तौर पर वो उसकी पुनर्अव्यक्त कर सकते हैं या उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके विषय में भी बताएंगे। लेकिन आप इससे पहले अगर मेरी वीडियो को देखो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप वीडियो को आराम से देखिए और अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि अपीलीय क्षेत्राधिकार आप देखोगे इसमें एस्पिरेंट को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि अपीलीय क्या होते हैं, वाद क्या होते हैं और याचिका क्या होती है। इनके विषय में हमने पिछली बार क्लास जो थी उसमें हमने आपको बताया था। ओके, आज भी हम फिर से थोड़ा रिवाइज कर देंगे तो ताकि आपका जो बेसिक है और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आप देखोगे कि इसके अंतर्गत आप देखोगे जो अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बहुत सारी अधिकार देखने को मिलते हैं। उसमें आपने देखे हों कि संवैधानिक संवैधानिक अधिकार भी आते हैं। संविधान की दृष्टिकोण से अपील किस तरीके से की जा सकती है। इसके बाद दीवानी मामले हैं, साथ ही साथ दीवानी के आपराधिक मामले भी आते हैं इसी में। आपराधिक मामले के बाद इसी के अंतर्गत आप देखोगे विशेष मामले भी आते हैं। तो अपीलीय जो अधिकार हैं या क्षेत्राधिकार हैं उसके अंतर्गत आप जानते हो कि इन्हें जो पावर दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, हाई कोर्ट को दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं वो आप देखोगे अपीलीय क्षेत्राधिकार में अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने क्राइटेरिया हम काम करते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा आप देखोगे तो भिन्नता जरूर देखने को मिलती है, उसमें हम थोड़ा क्लियर करेंगे बाद में। लेकिन इससे पहले आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं वो बेसिकली देखे जाएं तो वो संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर देखते हो तो 132 अनुच्छेद के तहत पाए जाते हैं। साथ ही साथ 133 में आप देखोगे तो उसमें सिविल या दीवानी मामलों के संदर्भ में अपील की बात करते हैं। इसके बाद 134 में आपराधिक मामलों की अपील के संदर्भ में बात करते हैं। फिर 100 जो 35 है उसमें विशेष मामलों, क्योंकि विशेष कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनके संदर्भ में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही उनको हम समाहित करते हैं, उस पर हम काफ़ी चर्चा करते हैं। तो पहले आप ये समझिए कि संवैधानिक जो अपील है, तो आप जानते हो संवैधानिक अपील आप किन क्षेत्रों में आप कर सकते हो। आपको ये एक क्लियर कट पता होना चाहिए कि अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो संवैधानिक दृष्टिकोण से अपील के अंतर्गत ही उनको हम समाहित करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि इसमें समझो अपीलीय क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के जो अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं, यानी कि आप अपील के माध्यम से किस प्रकार तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हो या सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलीय से संदर्भित कौन कौन सी पावर दी गई हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है इनके संरक्षण करता है, ये करता है व्यक्तियों को संरक्षण करता है और व्यक्तियों के संरक्षण करना ही एक मुख्य उसका एक ध्येय बनता है, एक लक्ष्य बनता है या उसका एक कर्तव्य बनता है। तो उसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं, जितने भी क्षेत्र आते हों चाहे वो संवैधानिक हों, तो वो कहीं ना कहीं व्यक्तियों से ही जुड़े होते हैं। इसके बाद दीवानी हो तो वो भी एक सिविल या दीवानी, वो भी नागरिकों से ही जुड़े होते हैं। उसी के अंतर्गत आप देखोगे आपराधिक मामले हैं, तो आपराधिक मामले जो हैं उसका भी संबंध प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों से ही होता है। अपराध कौन करते हैं? व्यक्ति करते हैं, उसी संदर्भित है। ओके, तो ये जो मामले हैं तो इन मामलों का मतलब आप यही समझ लीजिएगा, इनका जुड़ाव जो है या इनका नेतार्थ है वो व्यक्तियों से ही है। और व्यक्ति अपनी डिमांड के लिए अपनी जो उनके साथ कोई गलत कृत्य हुआ है या अनैतिक कृत्य हुआ है तो वो उससे संबंधित अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में करते हैं या वो अपनी हाई कोर्ट में करते हैं। ओके, तो आप एक चीज समझो कि अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे संवैधानिक,
तो संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो संवैधानिक अपीलीय जो क्षेत्राधिकार हैं के अंतर्गत आप देखोगे 132, तो 132 के अंतर्गत आप संविधान की दृष्टिकोण से अपील कर सकते हो। संविधान दृष्टिकोण से का मतलब आप ये समझिए यहाँ पर कि संविधान में जो भी प्रोविजन दिया गया है, जो भी संविधान में ऐसा कोई विषय दिया गया है जो निश्चित रूप से विधि या किसी भी आईपीसी या सीआरपीसी धारा के तहत हो, या संविधान में कोई भी अनुच्छेद है उसके तहत व्यक्ति को कुछ संरक्षण दिया गया है। ओके, अगर उसके विरुद्ध अगर किसी प्रकार का कृत्य होता है, आपके साथ किसी प्रकार की अनैतिक कृतियां होती हैं या अनैतिक दुर्व्यवहार हो रहा है आपके साथ, तो आप उसकी अपील कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये अपील आप देखोगे ये व्यक्तियों के खिलाफ नहीं करोगे। ये अपील जो है संवैधानिक दृष्टिकोण से जो दी गई है, ये सरकार के खिलाफ या संसद या जो भी कानून बनाती हैं, राइट, सरकार के खिलाफ ये दिए जाते हैं। ये व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। व्यक्ति के खिलाफ आप देखोगे तो उसमें हम आपराधिक या हम सिविल दीवानी वाले मामलों में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन संवैधानिक अपील जो होती है, जो संविधान दृष्टिकोण में जो भी प्रावधान किए गए हैं, उस प्रावधान के विरुद्ध अगर कोई किसी प्रकार का नैतिक कृत्य से संबंधित हो या कोई ऐसा कानून है जो आपके अधिकारों को हनन करता हो, या आपके जो विषय दिए गए हैं, ठीक, जो विषय दिए गए हैं, जो संविधान के दृष्टिकोण से विषय जो निहित किए गए हैं, उनके विरुद्ध अगर आपके साथ कोई अनैतिक प्रवृत्तियां अपनाई जा रही हों, जो सरकार द्वारा अपनाई जा रही हों उसके संदर्भ में, तो आप उससे संबंधित आप अपील कर सकते हैं। तो अपील जो है, पहले आप ये समझिए, अपील जो होती है वो आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो अपील जो है वो आप नीचे से ऊपर तक जाते हो। यहाँ पे आप जैसे सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो आप क्या की आप देखिए, आप यहाँ पे अगर आपके साथ आप यहाँ पे कोई मामला ऐसा है, राइट, कोई भी मामला हो, चाहे वो संवैधानिक हो, चाहे वो किसी भी संबंधित मामला हो, ओके, आपराधिक हो, दीवानी हो, संवैधानिक मामला हो, अगर आपके साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार का गलत कृत्य होता है तो आप इसकी अपील सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में कर सकते हैं। ओके, अगर हाई कोर्ट में आपके साथ कोई गलत कृत्य हो रहा है तो आप इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो अपील जो है ना, वो नीचे से ऊपर तक आप करते हो। अपील जो है आप जो करोगे डाउन से अप की ओर करोगे, यानी कि डाउन का मतलब है सेशन कोर्ट से अप की ओर, अर्थात सुप्रीम कोर्ट तक। तो अपील आप निचले स्तर तो ऊपर तक करोगे, अपर तक, राइट। तो ये अपील होती है। और अपील आप देखोगे, अपील जो एक है, इसमें आपको एक चीज़ याद और रखना चाहिए कि आप मान लेते हैं कि सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट है, ठीक, अगर ये अपने फैसले पे कोई निर्णय सुना देते हैं, ठीक, या आपराधिक मामले सुना दें या किसी प्रकार का मृत्यु दंड सुना दें, या कैसा भी मतलब आपको सज़ा का प्रावधान सुना दें, ठीक, तो ये जो है, इन्हें अपने जो निर्णय दिए हैं, अपने फैसले दिए हैं, उसे परिवर्तन करने या बदलाव करने का कोई इन्हें अधिकार नहीं होता है। ठीक, ये अपने डिसीजन हैं जो इन्होंने अपने दे दिए, सुप्रीम या अधीनस्थ न्यायालय हुए या हाई कोर्ट हुए, ये अपने जो निर्णय होते हैं, इन्होंने जो निर्णय दे दिए, तो इनके जो निर्णय होते हैं इनमें ये बदलाव नहीं कर सकते, राइट, इनमें ये बदलाव नहीं कर सकते। जबकि सुप्रीम कोर्ट पास ये पावर दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो इसमें परिवर्तन कर सकता है, अपने दिए गए फैसलों में, अपने दिए गए निर्णयों में, ओके, डिसीजन मेकिंग में वो क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है, में कुछ भी एक्सचेंज वो कर सकता है। लेकिन सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ये चीज़ें नहीं कर सकते, समझ रहे हो। ये चीज़ें आप बेसिक पॉइंट है, इनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आप इसके आगे अगर आप देखोगे कि याचिका थोड़ा समझो, तो याचिका की मैंने आपको बात की थी, याचिका जो होती है वो न्याय को छोड़ करके और सभी से संबंधित होती है, यानी कि न्याय से संबंधित ना हो। याचिका मतलब न्याय से रिलेटेड नहीं होती है, ऐसे विषय से संबंधित होती है जो तुम्हारे साथ किसी संस्था द्वारा या किसी अदर कोई अथॉरिटी है, ऐसी अथॉरिटी है
जो सरकार की है या उसके द्वारा आपके साथ कोई गलत कृत्य किया गया हो, आपके मतलब कि आपकी परिश्रम है उस परिश्रम का उसके अनुरूप उसको आपको फल ना दिया गया हो, तो उसके विरुद्ध आप याचिका दायर कर सकते हो। प्राइवेट संस्था द्वारा अगर किसी ने किया हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, ओके, अगर उसने आपके साथ कृत्य गलत किया है या आपको जिस हिसाब से आपको आमदनी मिलनी चाहिए थी उस अकॉर्डिंग आपको आमदनी नहीं दी गई, या आपने किसी भी क्षेत्र में अच्छी प्राप्ति की है या अच्छे आपने अचीव किया है, उपलब्धि कोई अच्छी हासिल की है, लेकिन उस उपलब्धि के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ सेवा नहीं दी गई है या आपको वो प्राप्तियां नहीं दी गई हैं जो आपको मिलनी चाहिए थी, तो आप ये याचिका दायर कर सकते हो। तो याचिका न्याय से छोड़ करके और सभी संदर्भ में याचिका दायर की जा सकती है, और याचिका जो है आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हो। ओके, याचिका है हाई कोर्ट मतलब एससी और सुप्रीम कोर्ट एससी, दोनों में आप दायर कर सकते हो। बाद अगर आप देखोगे तो बाद को थोड़ा समझ लो। जो बाद होते हैं ये एक्चुअली में देखा जाए तो किसी व्यक्ति के अधिकार से संबंधित होता है, राइट, या राज्य और व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार से उसके मौलिक अधिकार से जुड़ा हो सकता है। इतने सारे मौलिक अधिकार दिए गए व्यक्ति के 12 से 35 तक, तो उनके बीच जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सेगमेंट ऐसे निकलते रहते हैं जिनका जुड़ाव आप देखोगे सिविल मामलों से आ जाता है, दीवानी मामलों से आ जाता है। तो ऐसे मामले जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट सुनवा सकते हो, और बाद जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही सुनाए जाते हैं। उस बाद का मतलब ही होता है न्याय, और जो अंतिम न्याय करता है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अंतिम न्याय करता कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि बाद हाई कोर्ट में नहीं होते हैं, वो होते जरूर हैं, समझ रहे हो, लेकिन उसका अंतिम निर्णय करता जो बाद होता है सुप्रीम कोर्ट में होता। तो आपने देखा हो केरल राज्य बनाम भारत संघ देखा हो, पंजाब बनाम भारत संघ देखा है, ठीक है, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, ऐसे जो बाद हैं भारत संघ लिख के आ रहा है और राज्य उससे जुड़ा हुआ है, तो राज्य और केंद्र के बीच जो मामला गया है उसमें कहीं ना कहीं राज्य और व्यक्ति के बीच से ही वो मामला होता है जो वहाँ तक जाता है। ओके, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। बाद जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अंतिम रूप से निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जैसे आपने देखा हो बहुत सारे बाद हुए हैं, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, ठीक, केरल बनाम भारत संघ, इसके बाद मेहता वाला देख लो, बहुत सारे देख लो, गोकुलनाथ देख लो, ये सब जो बाद है ना ये सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, दीवानी सिविल मामले हैं वो ले सकता है। इसके बाद अगर आप एक चीज़ और देखोगे, इसके बाद इसे जो सुप्रीम कोर्ट है इसे ऐसी भी शक्तियाँ दी गई हैं, कि अगर उसको लगता है कि ऐसा कोई मामला है जो हाई कोर्ट में चल रहा है लेकिन वो मामला संवैधानिक व्याख्या से संबंधित है, क्योंकि संवैधानिक व्याख्याकर्ता कौन बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक व्याख्याकर्ता मानते हैं, ओके, या उसे ये शक्ति दी गई है कि वो संविधान की व्याख्या करे। अंतिम रूप से व्याख्याकर्ता वही है, वही व्याख्याकर्ता होता ही है, क्योंकि आप देखोगे संविधान से जुड़ी जो भी नियम कानून कायदे हैं वो आप देखोगे उचित हैं या अनुचित हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा पुनर्वलोकन कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो अगर संविधान से जुड़ा कोई भी मंतव्य है या कोई ऐसी प्रोविजन है जो संविधान की विधि के तहत या नहीं है, या कोई ऐसा कानून है जो संवैधानिक दृष्टिकोण से उसके विपरीत, या कोई ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों से उनका हनन करती हो, तो आप ये समझ सकते हो कि वो संविधान का व्याख्या करता है, तो वो उसे ये शक्ति दी गई है कि वह पुनर्वलोकन कर सकता है, इसलिए संवैधानिक व्याख्याकर्ता उसे मानते हैं। तो वो अगर लगता है उसको कि ये जो नियम है या कोई विधि है ये संवैधान की दृष्टिकोण से ठीक नहीं है या मौलिक अधिकारों के हित में नहीं है, तो असंवैधानिक घोषित कर सकता है, राइट। तो ये पावर उसको दी गई है, इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप यही चीज़ें समझिए कि अगर कोई मामला संवैधान की दृष्टिकोण से है या आईपीसी सीआरपीसी से रिलेवेंट है, ओके, अगर उसको लगता है कि ये मामला मेरे संदर्भ में आना चाहिए, मेरे अधिकार क्षेत्र में है,
ओके, तो वो उसे क्या कर सकता है, उसे वो उत्प्रेषण जारी कर अपने पास ले सकता है या वो प्रतिषेध जारी कर उसे खत्म कर सकता है वहीं पे, इसके पास ये पावर दी जाती है। सेम पावर आपको पता होना चाहिए हाई कोर्ट को भी है उत्प्रेषण और प्रतिषेध की, लेकिन ये संवैधानिक पावर नहीं है उसको कि संविधान से जुड़ा कोई मामला हो और संविधान से संबंधित हाई कोर्ट जो होता है वो व्याख्या नहीं करता है। हाई कोर्ट जो होता है, संविधान में कोई भी ऐसा प्रोविजन है जिस पे विषय बनाया गया है और उसमें कोई ऐसा क्रिया हो रही है या कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो संविधान में जुड़ी हुई है, संविधान से जुड़ी हुई है, तो हाई कोर्ट उसको परमिशन नहीं दी गई है कि हाई कोर्ट उस पर सुनवाई करे। वो उसका सुनवाई करता कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है व्याख्याकर्ता माना जाता है। तो हाई कोर्ट में अगर कोई मामला ऐसा चल रहा है तो या तो वो प्रतिषेध जारी कर उसे वहीं खत्म कर सकता है या उत्प्रेषण जारी कर अपने पास बुला सकता है। राइट, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई। अदर जैसे मामले होते हैं, बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जो संवैधानिक दृष्टिकोण से नहीं है, राइट, नहीं है, उन्हें भी बुला सकता है उत्प्रेषण जारी कर, उससे पावर है कि। लेकिन आप एक चीज़ देखना, हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ नहीं है, अधीनस्थ नहीं है, अपने अपने अधिकार क्षेत्र, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ये काम करते हैं। बस यही है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश दे देता है, सुप्रीम कोई आदेश देता है तो वो आदेश जो है अंतिम रूप से बाध्यकारी होते हैं, अंतिम रूप से ये बाध्यकारी होती हैं सभी न्यायालय के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, कोई भी हो, राइट, चाहे हाई कोर्ट हो या कोई अधीनस्थ न्यायालय जिसमें हम बोलते हैं जैसे सेशन न्यायालय हुआ, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है जिसे हम बोलते हैं सक्षम न्यायालय भी, राइट। तो ये जो न्यायालय हैं, ये जो न्यायालय हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर आदेश आता है, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश अगर जारी करता है तो वो जितनी भी लोक अदालतें हैं उन्हें, उनके लिए ये बाध्यकारी होता है, बाध्यकारी होता है। लोक अदालत आपको पता होना चाहिए, ये जो होती हैं, ये क्या करती हैं, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये न्याय से ही जुड़ी हुई होती हैं, न्याय से ही जुड़ी होती हैं, लेकिन इसमें पूर्ण तरीके से न्याय एक प्रकार से नहीं मिलता है, लेकिन ये इनका जुड़ाव जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से ही होता है, क्योंकि ये अपनी जो रिपोर्टें होती हैं सुप्रीम कोर्ट में ही सौंपते हैं, ओके, और वहीं से ये क्रियान्वित किया जाता है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि इन्हें कौन कौन सी पावर दी गई है और कैसे ये काम करते हैं। चलिए, तो लोक अदालत का मतलब आप समझ गए, तो जो ऐसी होती है जो मतलब कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से ही इनका जुड़ाव होता है, और लोक का मतलब आप जानते हो जनता, और अदालत का मतलब आप यही समझ सकते हो कि ऐसी अदालत जो जनता की हो, जहाँ पर न्याय से संबंधित जो सुनवाई की जाती हो, लेकिन वहाँ सुनवाई जो होती है वो ठीक होती है, वो सही होती है, लेकिन आप देखोगे अगर पूर्ण रूप से यहाँ सुनवाई नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये सब जो है ना सिस्टम सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही एक प्रकार से देखा जाए तो चलता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो उसका अधीनस्थ नहीं होता है। हाई कोर्ट हमेशा अलग से है, उसे अलग पावर दी गई है, उसका क्राइटेरिया अलग है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश होता है तो वो सभी फिर न्यायालयों को मानना पड़ता है। चलिए, इसके बाद अगर आप देखोगे कि जो संवैधानिक अपील है, संवैधानिक अपील है, तो संवैधानिक अपील के अंतर्गत संवैधानिक अपील, तो संवैधानिक जो अपील है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि संविधान से जुड़ी जो भी मंतव्य या जो विषय हैं या ऐसे कानूनी विषय हैं जो संविधान के किसी न किसी भाग या किसी अनुच्छेद के अंतर्गत निहित किए गए हैं, प्रोविजन दिए गए हैं, अगर उनसे विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई नियम कानून बनाया जाता है, राइट, ओके, सुप्रीम वहाँ संसद में, तो आप उसके विरुद्ध अपील अपनी कर सकते हो, राइट। कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? जनता के लिए बनाए जाते हैं। अगर जनता से विरुद्ध कोई कानून है तो आप संवैधानिक दृष्टिकोण से उसकी अपील कर सकते हो। जैसे आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे विधियाँ हैं, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, ठीक है। इनमें आप थोड़ा एक चीज़ समझो, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है,
आईपीसी इंडियन पेनल कोड है और ये 1860 से चल रहा है, ठीक। और ये जो है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, राइट, ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है आप देखोगे ये 1973 से है, राइट। आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो इनमें बेसिक डिफरेंस होता क्या है? आईपीसी धारा थी तो सीआरपीसी क्या ज़रूरत पड़ी? तो आप देखोगे जो आईपीसी धाराएं जो होती हैं, आईपीसी जो धाराएं होती हैं ये जो होती हैं किसी के व्यक्ति के अगर अपराध से संबंधित हो, किसी से संबंधित हो, उस पर लागू होती, राइट, उस पर लागू होती हैं। लेकिन सीआरपीसी जो होती हैं उसी अपराध के अगर जघन्य तरीके से किया जाता है, जघन्य का मतलब है इस प्रकार किया जाता है कि कहीं ना कहीं वो कानूनी मान्यता के विरुद्ध है। वैसे अपराध तो सभी विरुद्ध होते हैं, लेकिन आप ये चीज़ देखना कि जो कानूनी दृष्टिकोण से बहुत ही उनको हैंड करने में या उनको निष्कर्षण करने में बहुत समय लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, किसी व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति को इसका मर्डर कर दिया, मर्डर करने पर मान लो 302 या 307 जो भी धारा लगती है वो इस पे लागू हो गई, ठीक। इस व्यक्ति पर इसने मर्डर किया, इस पे लागू हो गई, आईपीसी धारा लागू हो गई। अगर यही मर्डर उसने इस प्रकार से किया है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, बहुत सारे टुकड़े टुकड़े कर दिए, काट काट के बहुत सारे टुकड़े करके बोरा में फेंक दिया कहीं, ठीक। अब इसका कहीं खोपड़ा अलग फेंक दिया, कहीं इसकी टांग अलग फेंक दी, कहीं कहीं फेंक दिया, तो फिर क्या होता है, कानून को ढूंढने में इसकी बहुत मुश्किलें पड़ती हैं, या जो भी पुलिस प्रशासन है उसको समस्याएं आती हैं, उसको दिक्कतें खड़ी होती हैं, ढूंढने में समय लगता है, राइट। या किसी भी प्रकार का आप एग्जाम्पल में ये भी ले सकते हो कि या आप सबूत छपाओ, मतलब सबूत को छिपाना है या सबूत को छिपाओ, तो इस पे अगर सबूत छिपाना हो या किसी व्यक्ति को काट काट के अलग अलग फेंकना हो, ऐसी स्थिति में जो धारा लगती हैं वो सीआरपीसी, तो सीआरपीसी है वो कठोर दंड के लिए निर्धारित की जाती है, जबकि आईपीसी है वो एक सामान्य होती हैं, जो भी किसी भी विषय से अगर संदर्भित कोई अपराध है उस पर रेगुलेट हो जाती हैं। जबकि सीआरपीसी होती हैं तो वो ये चेक करती हैं कि अपराध किस प्रकार से किया गया है और वो अपराध की जो गतिविधि है या उसमें प्रक्रियाएं हैं कैसी प्रकार से अपनाई गई है, ओके, ये डिसाइड करती है सीआरपीसी। इतना बेसिक डिफरेंस है। अगर इनसे संदर्भित कोई भी विषय होता है जो विषय आपके हित में नहीं है, मान लेते हैं कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, आप दोष मुक्त हैं, फिर भी आपको दोषी ठहरा के जबरन आपको आपराधिक कोई आईपीसी धारा लागू हो रही है, ऐसे ही हो रही है, तो ये संवैधानिक की दृष्टिकोण से विरुद्ध है, क्योंकि अनुच्छेद आपको 20 जो है ना 20-22 हैं, ये आपको संरक्षण प्रदान करते हैं। और निश्चित रूप से अगर आपके साथ गलत कार्य होता है, यानी पुलिस प्रशासन गलत कर रही है, आईपीसी है या सीआरपीसी आपको जबरन लगा रही है, आपने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वो संवैधानिक अपील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? संवैधानिक अपील कर सकते हो, फिर आपको इस पर न्याय दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे इसी संवैधानिक अपील के अंतर्गत अगर कोई मामला ऐसा है जो मैंने आपको भी एक बार क्लियर कट कर दिया था कि आईपीसी सीआरपीसी जो मामले हैं उसकी व्याख्या जो है या उसका अंतिम निष्कर्ष हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय नहीं देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट देता है, ये दिमाग में आप क्लियर कट कर लो। लेकिन हाँ, आईपीसी सीआरपीसी जो धारा है ये जो लागू होती है ये तो सेशन कोर्ट भी कर देता है, सेशन कोर्ट कर सकता है, समझ रहे हो। लेकिन सेशन कोर्ट अगर ये अपना निर्णय इस पर जब सुना देता है तो ये निर्णय को बदल नहीं पाता है, ये अपने निर्णय को बदल नहीं पाता है। फिर आप इसके विरुद्ध कहाँ जाओगे?
हाई कोर्ट में जाओगे तो हाई कोर्ट अगर हो सकता है इस निर्णय को बरकरार कर दे, इस निर्णय को बरकरार रखे, तो फिर आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसी निर्णय को बरकरार रखे जो सेशन कोर्ट ने दिया है, तो फिर आप इसके ऊपर कहीं नहीं जा सकते हो। फिर आप या तो आप अपने जिस अधिकार क्षेत्र जिस राज्य में रहते हो, तो वहाँ पर आप राज्यपाल के पास जा सकते हो क्षमा मांगने के लिए, या फिर आप याचिका दायर कर सकते हो राष्ट्रपति के पास। ठीक, तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें समझ सकते हो। अगर सेशन कोर्ट ने कोई ऐसा मामला सुना दिया जो आपराधिक दृष्टिकोण से नहीं था, उसे दंड दे दिया, अब वो क्या होता है? हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट क्या करता है? इसके मामले को क्या करता है? उस पर सुनवाई करता है। अगर उसको लगता है कि ये मामला सेशन कोर्ट वाला गलत है, तो वो हो सकता है उस मामले को वो वहाँ से निरस्त भी कर सकता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, अगर लगता है कि हाई कोर्ट में वो मामला हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मामला गलत है, ठीक नहीं है, गलत है, अनुचित है, संवैधानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, तो फिर वो इसको क्या है? खारिज भी कर सकता है, बदलाव भी कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग वो सज़ा का प्रावधान भी कर सकता है। तो उसको वो ये पावर दी गई है, ये दोनों को है, राइट। लेकिन हाँ, बस ये है कि अगर अपना निर्णय हाई कोर्ट और सेशन न्यायालय सुना देते हैं अपनी तरफ से, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो? बस आप ये चीज़ें एक बार दिमाग में क्लियर कर लें। तो संवैधानिक जो अपील है, इसके अंतर्गत आप सेशन कोर्ट और से फिर हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हो। चलिए, अब हम नेक्स्ट अपील समझेंगे। सिविल दीवानी के संदर्भ में, सिविल या दीवानी के मामलों में अपील, ये दूसरी अपील है। देखिए, ये जो अपील होती है, ये जो अपील है, इस अपील को आप देखोगे, ये सिविल से संबंधित है, दीवानी मामलों से संबंधित है। और आपको पता होना चाहिए, सिविल दीवानी मामले जो होते हैं वो कृषि से संबंधित हों, खेती भूमि से संबंधित हों, या किसी भी संपत्ति से संबंधित हों, उससे जुड़ाव जो मामले होते हैं वो सभी आते हैं सिविल या दीवानी मामले, राइट। तो इसके मामले में आप अपील कैसे कर सकते हो? के मामले में आप अपील कैसे कर सकते हो? जैसे कोई भी, जैसे आप क्या कर सकते हो कि संपत्ति से संबंधित अगर कोई आपकी संपत्ति हड़प रहा है, कोई आपकी संपत्ति हड़प रहा है, संपत्ति हड़पने से मतलब ये है, राज्य हो कोई भी, या कोई सरकार हम कह सकते हैं, या कोई व्यक्ति, राइट। सरकार हो, राज्य हो, या कोई व्यक्ति हो, आपकी संपत्ति हड़प रहा है। एक आपकी संपत्ति पर एक प्रकार का अधिकार है, आपने मेहनत किए हैं, हम उस अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया 1978। लेकिन आपके पास जो आपने मेहनत करके अपने पास संपत्ति रखी है, राइट, और वो संपत्ति कोई हड़प रहा है, या वो संपत्ति आपकी कोई ले रहा है, जब्त कर रहा है, तो आप उसके विरुद्ध अपनी अपील दायर कर सकते। ठीक, वो अपनी अपील दायर कर सकते हो। वो अपील जो होती है, ये सिविल दीवानी मामलों की जो अपील होती है, ये आप देखोगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है। लेकिन आप एक चीज़ और देखना कि जो भूमि है, भूमि या संपत्ति है, ये एक्चुअली में देखा जाए अगर इससे संदर्भित अगर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है, राइट, उस व्यक्ति को आपने दे दी, जैसे भूमि है आपकी संपत्ति है, ठीक, भूमि संपत्ति आपने किसी भी व्यक्ति को दे दी है, राइट। अब वो क्या कर रहा है? वो आपकी वापस नहीं कर रहा। संपत्ति का मतलब धन, रुपया,
या भूमि, ठीक, आपने किसी को लिखित दे दी है, गलती से हो गया है, ओके, गलती से हो गई, या संपत्ति है, किसी को आपने दे दी है, रुपए दिए हैं, ठीक है, इससे जुड़ा मामला अगर कोई व्यक्ति से संदर्भित है, अदर व्यक्ति से जिसे आपने दिया है, अब वो वापस नहीं कर रहा है, तो आप उसके विरुद्ध अपील नहीं कर सकते। आप उसके विरुद्ध अपील नहीं कर सकते हो, ना उसे सजा दिला सकते। समझ रहे हो, ना उसे सजा दिला सकते हो। तो आप एक चीज समझिए, यहाँ पे जो अपील जो कर रहे हो, यहाँ पे अपील जो कर रहे हो, ये अपील आप हो, ये जो अपील है, ये अपील है अगर आपकी संपत्ति से संदर्भित है और किसी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति हड़प ली है, तो आप उसके विरुद्ध अपील कर सकते हो। ओके, अपील कर सकते हो, लेकिन आप एक चीज दिमाग में क्लियर कट कर लेना कि संपत्ति किसी ने हड़पी है, किसी ने संपत्ति वो हड़पी है, तो वो अपराध के अंतर्गत आता है, क्योंकि अपराध जो है किसी की संपत्ति को जब्त करना है या किसी के साथ अपराध करना है, मर्डर करना है। ओके, तो ऐसी जो अपीलें होती हैं आपराधिक मामलों के अंतर्गत आती हैं, और हम फौजदारी भी बोलते हैं, फौजदारी जो मामले होते हैं, राइट। लेकिन आप एक चीज़ और देखो कि भूमि संपत्ति से जुड़ा जो मामला होता है, जो किसी व्यक्ति की भूमि है, संपत्ति है, उससे संदर्भित अगर सरकार कैसा कोई नियम बनाती है तो उसकी वो जब्त करती है, कुछ भी करती है। अगर आपको लगता है कि इसके विरुद्ध अपील करनी चाहिए तो आप कर सकते हो, आप वो हाई कोर्ट में कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। ओके, तो आप ये चीज़ें एक बार डिस्कस कर सकते हो। ओके, आप इस चीज़ में क्लियर कट आपको हो गया होगा। जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे अगर आपका मौलिक अधिकार से जुड़ा कोई मामला है, मौलिक अधिकार से जुड़ा कोई मामला है, और वो मौलिक अधिकार जो हैं आप देखोगे किसके विरुद्ध मिलते हैं, सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं, ये व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं व्यक्तियों के विरुद्ध होते हैं, लेकिन ये सरकार के विरुद्ध माने जाते हैं, राइट। तो आप इसमें एक चीज़ ये देखिए कि मौलिक अधिकार से जुड़ा मामले जो होते हैं व्यक्तियों के होते हैं, और ये व्यक्तियों से संबंधित मामले जो होते हैं वो आप इसमें देखो दीवानी मामले आते हैं, दीवानी मामले ऐसे हम बोलते हैं, सिविल मामले, नागरिक के मामले होते हैं, राइट। तो उनसे जुड़ा अगर किसी प्रकार का मामला है, से जुड़ा किसी भी प्रकार का मामला है, राइट, जो उस व्यक्ति के अधिकार से संबंधित हो या उस व्यक्ति के अधिकारों में कोई भी कृषि भूमि संपत्ति से जुड़ा मामला हो, तो उसके विरुद्ध अपील जो की जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट में अगर जो अपील होती है, एक चीज़ दिमाग में क्लियर कट कर लेना, हाई कोर्ट में अगर कोई अपील हो रही है तो हाई कोर्ट अपील की अगर ऊपर पहुंचाना चाहता है, उससे फिर अपना एक प्रमाण पत्र देना होता है, राइट, प्रमाण पत्र जारी करना होता है, और बिना प्रमाण पत्र के ऊपर अपील नहीं होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि आपके नीचे जो हाई कोर्ट है वहाँ पर आपने ये अपील की है, तो अपील का आपके पास कोई प्रमाण पत्र है, वो प्रमाण पत्र क्या हाई कोर्ट ने दिया है? अगर आप हाई कोर्ट अगर प्रमाण पत्र नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हाई कोर्ट प्रमाण पत्र ना दे, हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देता है, उसे भी देना पड़ता है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्तियों के न्याय से भी बढ़कर हैं, राइट। हाई कोर्ट जो न्याय होता है उनसे भी बढ़कर हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है, अपनी स्वेच्छा चाहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपना निर्णय सुनाना चाहते हैं, हाई कोर्ट में मुझे संतुष्टि नहीं है, हाई कोर्ट उससे आपका निर्णय नहीं दे पा रहा है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, और वो प्रपत्र है, प्रमाण पत्र है, वो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हो, और फिर सुप्रीम कोर्ट वहाँ देखता है, उस पर डिस्कशन करता है, फिर आपकी अपील को वो स्वीकृति दे देता है। तो इस अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें देख सकते हो, लेकिन प्रमाण पत्र जारी करना ही पड़ता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दूसरी कंडीशन आप देखोगे कि
एक व्यक्ति है, राइट, ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये है। अब आपने क्या काम किया, आपने 10,000 रुपये इस व्यक्ति को दे दिए, राइट, इस व्यक्ति को आपने 10,000 रुपये दे दिए। अब ये क्या काम करता है, ये व्यक्ति जो है आपके पैसे जो है वो नहीं देता है। समझना ध्यान से। हम्म। क्योंकि आपके पैसे हैं, और आपके पैसे हैं आपसे उसने बता कर लिए हैं, राइट, और आपने उसको दिए हैं। अब वो क्या कर रहा है, आपके रुपयों को गुल्ल कर रहा है या रुपए आपको नहीं दे रहा है। तो आप इसके विरुद्ध आप सज़ा नहीं दिला सकते, राइट, इसको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से दिए हैं रुपए। आपने अपनी इच्छा से रुपए दिए हैं, इसलिए आप इसे सज़ा नहीं दिला सकते, राइट, इसे सज़ा नहीं दिला सकते। लेकिन अगर यही व्यक्ति धोखाधड़ी से, चोरी करके अगर यही 10,000 रुपये लेता है, 10,000 रुपये लेता है, तो फिर आप इसे सज़ा दिला सकते। दो दो डिफरेंस हैं इसमें, बेसिक डिफरेंस है। अगर यही व्यक्ति को आप अपनी इच्छा से देते हो पैसे, ठीक, तो आप इस पे आप 10,000 रुपये आपने इसे दे दिए। अब 10,000 इसे आपने दे दिए हैं, और अब ये रुपये नहीं दे रहा है, तो आपके पास पावर हो तो आप ले सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन इस पर सज़ा नहीं है, सज़ा नहीं दिला सकते। लेकिन अगर यही व्यक्ति बिना आपकी इच्छा के आपके घर से चोरी करता है, या आपके यहाँ से कहीं जेब में से रुपए निकालता है, जेब कट करता है, तो फिर इस व्यक्ति को सज़ा का प्रावधान है, सज़ा फिर इसे मिलती है, ठीक। तो आपने देखा हो किसी व्यक्ति को जब रुपए देते हैं तो उस पर आप एक सर्टिफिकेट या किसी भी प्रकार का एक प्रपत्र लेते हैं, उस पर अपना पूरा मोहर लगाते हैं, या उस पर हलफनामा लगाते हैं, ऐसा कुछ करते हुए, तो ये क्लियर कट कर लेते हैं कि हाँ, हमने इस व्यक्ति को इतने पैसे दिए, इतने दिनों के लिए दिए हैं, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या है कि पैसे देगा, क्योंकि हलफनामा लगा है, सब कुछ है, ओके। और ये पैसे आप अपने यहाँ की जो भी तहसील है जिस प्रकार की, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस व्यक्ति को पैसे दे सकते हो, राइट। तो सरकार के सामने भी दे सकते हो, या अपने 4 व्यक्तियों के सामने भी दे सकते हो। लेकिन ये व्यक्ति जब पैसे मार लेता है तो आप इसे सज़ा नहीं दिला सकते। बस यही है कि इस व्यक्ति ने अगर धोखाधड़ी चोरी से लिए हैं तो इसे सज़ा मिलती है, ओके। तो हमेशा याद रखें, किसी को अगर पैसे देते हैं, तो आप उसके लिए एक प्रपत्र या कोई भी ऐसा हलफनामा, या आप ऐसा कोई प्रमाणन अपने पास रखिएगा, ताकि वो व्यक्ति पैसे ना मारे। पैसे मार लेगा तो आप उसे सज़ा नहीं दिला सकते, ठीक है। हाँ, अगर वो चोरी चपाटी करता है, धोखाधड़ी से आपके घर में घुस के चोर चोर रुपये चुराता है, तो फिर यही मामला है, ये सिविल ना हो करके आपराधिक मामला, राइट। लेकिन आपने अपनी इच्छानुसार दिए हैं तो ये आपराधिक मामला नहीं बनेगा। ये अपनी इच्छानुसार आपने इसे रुपए दिए हैं, इसने रुपए मार लिए हैं, तो ये अपराध नहीं किया है, इसने अपराध नहीं किया, आपने अपने इच्छानुसार दिए हैं। तो आप इसके विरुद्ध ना सजा दिला सकते हो, ना आप इसके विरुद्ध अपील दायर कर सकते हो, राइट। लेकिन यही व्यक्ति जब रुपये चोरी करता है, धोखाधड़ी से लेता है, तो फिर ये मामला सिविल ना होकर के आपराधिक आ जाता है। आपराधिक मामलों के अंतर्गत जैसे आते हैं वो यही आते हैं। तो दीवानी है, सिविल मामले हैं, आपको क्लियर कट समझ में आ गए होंगे। और एक बात और दिमाग में रखना कि ये जो मामले होते हैं, इस पर आप देखोगे कि अगर सेशन कोर्ट में से संबंधित पहली बात मामला होता नहीं है दीवानी का, ये जैसे हाई कोर्ट में अगर इसे संदर्भित अगर कोई मामला चल रहा है, ओके, इसे संदर्भित कोई मामला चल रहा है, तो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो उत्प्रेषण जारी करेगा, अपने पास ले लेगा, क्योंकि दीवानी संबंधित मामला है। और दीवानी संबंधित मामला का मतलब क्या है, संवैधानिक उपचार, और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है, राइट।
तो यहाँ पे उत्प्रेषण है, वो जारी करते हुए वो क्या कर सकता है, अपने पास ये बुला सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट भी उत्प्रेषण जारी ना करता हो, हाई कोर्ट के पास भी यही शक्तियाँ हैं, लेकिन ये सेशन कोर्ट पर होती हैं। सेशन कोर्ट पे जारी करता है, लेकिन वो सिविल दीवानी मामलों पे नहीं करता है, वो फौजदारी मामलों पर भी कर सकता है। चलिए इसके बाद आप देखोगे जो तीसरा होता है वो होती आपराधिक। आपराधिक के मामलों में अपील। आपराधिक मामलों में अपील जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि वो सेशन कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। राइट, इस प्रकार से सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर यहाँ पे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो आपराधिक मामलों में होती है, जबकि दीवानी सिविल मामलों में नहीं होती है। ये दिमाग में क्लियर कट करना। आपराधिक मामले ऐसे होते हैं जो फौजदारी से जुड़े मामले होते हैं, और फौजदारी से जुड़े जो मामले हैं वो डायरेक्ट यहाँ सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जाते हैं। वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जाते हैं, वो सबसे पहले यहाँ सुने जाते हैं नीचे। फौजदारी मामलों की पावर किसे दी गई है? दी गई है सेशन न्यायालयों को। सेशन जितने भी न्यायालय होते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। राइट, यहाँ ही सुनवाई इनकी की जाती है। आप इनकी सुनवाई फौजदारी मामलों की डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं सुनता है, पहले यही सुनवाई होती है। फिर इनकी सुनवाई में अगर किसी प्रकार की भूल चूक है, जो भी है, उसकी आप अपील कर सकते हो। ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हो, हाई कोर्ट में जाके फिर कर सकते हो। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, हाई कोर्ट में आप जाओ। हाई कोर्ट में आपको संतुष्टि नहीं मिलती, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप जाओ। इस प्रकार से ये अपील की जाती है। ओके, इस प्रकार से ये अपील की जाती है। लेकिन डायरेक्ट आप फौजदार आपराधिक मामलों की यहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाते हो, यहाँ सेशन कोर्ट में पहले जाना पड़ता है। एक चीज़ और आप दिमाग में क्लियर कट कर लो कि अगर आप देखोगे इससे संदर्भित कोई मामला है, सेशन कोर्ट में चल रहा है, सेशन कोर्ट में चल रहा है, अगर हाई कोर्ट चाहे तो इस पर उत्प्रेषण जारी करके ले सकता है। आपराधिक मामलों की बात कर रहे हैं हम। हाई कोर्ट चाहे तो इसे उत्प्रेषण जारी करते हुए अपने पास बुला सकता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो सेशन कोर्ट से डायरेक्ट अपने पास बुला सकता है, डायरेक्ट अपने पास बुला सकता है। तो ये इनको पावर है। लेकिन आप एक चीज़ देखना कि अगर यही मामला हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट है, तो इनके नीचे के जो न्यायालय हैं, ये कभी भी कोई भी उत्प्रेषण जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट को केवल है, को तो दी नहीं गई है। राइट, तो इनको तो पावर ही नहीं है जो इनको बुला लें यहाँ से वापस पीछे करके। लेकिन आप एक चीज़ और दिमाग में क्लियर कट कर लो, अगर सुप्रीम कोर्ट में यही मामला जा रहा है अपील होकर के, तो इसकी अपील आप बोलो कि अब इसकी हाई कोर्ट में आ जाए वापस, तो नहीं आती है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, उच्च लेवल पर पहुंच गए, तो फिर आप नीचे नहीं आ सकते हो। आप नीचे नहीं आ सकते, समझ रहे हो? क्योंकि आप ऊपर तक तो नीचे से गए ही हो, अब ऊपर से नीचे थोड़ी नहीं आना है। ये चीज़ें आप दिमाग में क्लियर कट कर लो। तो आपराधिक मामलों में आपको पता होना चाहिए कि पैसे धोखाधड़ी से चोरी चपाटी किए हो, या किसी को मार काट किए हो, या किसी का मर्डर किए हो, या अपराध किया हो। राइट, अपराध किया हो जिसमें आपको चार्टर के तहत आपका नाम लिखित हो, तो ऐसे आपराधिक मामले जो होते हैं उस पर आप सेशन कोर्ट से अपर तक, हाई कोर्ट, फिर आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकते हो। मैंने आपको कई बार बताया कि इन ये जो निर्णय दे देते हैं, ये जो निर्णय दे देते हैं, इनके निर्णयों में ये स्वयं बदलाव नहीं कर सकते। कोई भी निर्णय बदल नहीं सकते। जैसे इन्होंने किसी व्यक्ति को फांसी दे दी या मृत्यु दंड दे दिया, राइट, तो ये अपने निर्णय को परिवर्तित नहीं कर सकता है। ये निर्णय को परिवर्तित नहीं कर सकता है, ना बदल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर फिर आप केवल क्या कर सकते हो, इसके विरुद्ध आप अपील दायर कर सकते हो हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट जो होता है उसके पास आप देखोगे ये मामले को, वो इसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है, इसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है।
लेकिन ये इसके द्वारा अगर कोई निर्णय दे दिया गया, इसके द्वारा कोई निर्णय दे दिया गया, तो फिर ये अपने निर्णय को नहीं बदल सकता है। इसके द्वारा दिया गया निर्णय को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन स्वयं जब यही निर्णय अपना देता है तो ये परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसके बाद आप देखोगे, अगर आपको संतुष्टि नहीं है कि इसने भी गलत निर्णय दिया है, कोई डिसीजन गलत दिया है, तो फिर आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को, यहाँ मान लो सुप्रीम कोर्ट। तो फिर ये जो है अंतिम सुनवाई करेगा। अगर इसको लगता है कि इस व्यक्ति को सज़ा के काबिल सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर ये या तो उसमें परिवर्तन कर सकता है या अपने निर्णय को दे भी सकता है। और अगर इसने कोई निर्णय अंतिम दे दिया, इसने कोई भी निर्णय अपना अंतिम दे दिया, तो फिर ये अपने निर्णय को बदल भी सकता है, अपने निर्णय को बदल सकता है। लेकिन ये दो जो सेशन कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट है, ये अपने निर्णय को नहीं बदल सकता। समझ रहे हो? चलिए, तो एक चीज़ देखो, जैसे एग्जाम्पल ले लो, एक को मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। अब क्या होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कृत्य किया है, आपराधिक मामला किया है, इसने कोई अपराध किया है, इसके साथ किया है, तो और इस व्यक्ति को क्या होता है, इस व्यक्ति को क्या होता है कि इसे दोष मुक्त कर दिया। किसने? सेशन न्यायालय ने। सेशन न्यायालय ने क्या काम किया? इसको दोष मुक्त कर दिया। ये तो दोष मुक्त हो गया, लेकिन इसके साथ तो अपराध हुआ है, तो ये फिर कहाँ जाएगा? ये जाएगा हाई कोर्ट में। सुनना ध्यान से, ये जाएगा हाई कोर्ट में। और जब ये हाई कोर्ट में जाता है, तो आप एक चीज़ दिमाग में क्लियर कट कर लेना, तो फिर उस समय जब ये हाई कोर्ट में जाता है, फिर तो ये सेशन न्यायालय से कोई परमिशन नहीं लेता है। जैसे एक बार फिर से समझो, जैसे इस व्यक्ति ने इसके साथ अपराध किया है और इस व्यक्ति को क्या काम हुआ कि इसे दोष मुक्त कर दिया सेशन न्यायालय ने, राइट। लेकिन इसके साथ तो अपराध हुआ, इसके साथ अन्याय हुआ, तो फिर ये जाएगा हाई कोर्ट में। जब ये हाई कोर्ट में जाता है, ये जब हाई कोर्ट में जाएगा, तो फिर ये सेशन न्यायालय से कोई परमिशन नहीं ले सकता, कोई परमिशन नहीं ले सकता, ये डायरेक्ट हाई कोर्ट में पहुंच सकता है, क्योंकि इसके साथ अपराध हुआ है और तुमने दोष मुक्त कर दिया, वो दोषी है, दोष मुक्त कर दिया, राइट। या उसने कोई ऐसे एविडेंस दिखाए हैं, ऐसे एविडेंस दिखाए हैं जो फर्जी टाइप के हैं, आपने उनको मान्यता दी, उनको स्वीकृति दे दी है, मान्य किया है और आपने उनसे दोष मुक्त किया है, राइट। या इसने कोई ऐसे एविडेंस दिखाए हैं जो राइट हैं, फिर भी आपने उसको दोष मुक्त किया है, तो फिर ये डायरेक्ट है हाई कोर्ट में जा सकता है, ये सेशन न्यायालय से कोई परमिशन नहीं लेगा। या आप एक चीज़ और देख सकते हो कि जैसे जैसे अब ये गया कहाँ? हाई कोर्ट में। तो अब क्या होता है कि इस व्यक्ति को वहाँ पर कोई मृत्यु दंड दे दिया जाए, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अगर यहाँ पर सेशन न्यायालय भले ही दोष मुक्त कर दे, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इसने जघन अपराध किया है, तो इसको मृत्यु दंड देना चाहिए, तो ये अगर मृत्यु दंड दे देता है, सुनना, अगर ये मृत्यु दंड दे देता है, मृत्यु दंड दे देता है, तो यही व्यक्ति, अब ये व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति यहीं छोड़ो, अब ये व्यक्ति यहीं छोड़ो, अब ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि मुझे मृत्यु दंड दिया है, मैं इतना अपराधी नहीं हूँ, राइट। फिर ये फिर हाई कोर्ट से कोई परमिशन नहीं लेगा। एक बार फिर से समझो, देखो, जैसे ये व्यक्ति है, राइट, ये व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, इसके साथ इस व्यक्ति के साथ अपराध किया है और सेशन न्यायालय में अपराधी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया है। ये सीधा बिना परमिशन के कहाँ गया? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इसने अपनी अपील की, तो वहाँ पर क्या हुआ? जांच सुनवाई हुई, जांच पड़ताल हुई, बाद इस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया और साथ ही साथ इसे मृत्यु दंड दिया गया कि हाँ, तूने बहुत जघन अपराध किया है, तुझे मृत्यु दंड देते हैं। अब इसे मृत्यु दंड दे दिया। अब क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है जिसे मृत्यु दंड दिया है, ये अब सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अब ये वाला जाएगा सुप्रीम,
तो फिर ये हाई कोर्ट से कोई परमिशन नहीं लेगा, कोई भी परमिशन नहीं लेगा, ना प्रमाण पत्र, कुछ नहीं ले सकता, सीधा हाई कोर्ट जाएगा, क्योंकि आपने उसको मृत्यु दंड दिया, कोई छोटा मोटा दंड थोड़ी ना है, इसलिए ये वहाँ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, मान लो कि कोई मामला है जो सेशन कोर्ट में चल रहा है, कोई मामला ऐसा है जो सेशन कोर्ट में चल रहा है, तो हाई कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति के साथ जिसका मामला चल रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, राइट। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, इसमें उत्प्रेषर जारी करेगा और अपने पास बुला लेगा, राइट। ठीक, अपने पास बुला लिया, तो या तो ये ऐसा कर सकता है कि इस व्यक्ति को माफ़ कर सकता है, चलो ऐसा होता है कि इसने यहाँ पे कोई अन्याय नहीं किया है और उसके साथ अन्याय कर रहा है न्यायालय, सेशन न्यायालय, तो पैसा जारी करके या तो इसको माफ़ कर सकता है, सजा में बदलाव कर सकता है। दूसरी बात, अगर आप देखो, यदि एक व्यक्ति ये है, राइट, ये व्यक्ति क्या करता है, इस व्यक्ति को मर्डर कर देता है, मार देता है, लेकिन जो सेशन कोर्ट है इस व्यक्ति को दोषी नहीं दे रहा है, दोषी नहीं ठहरा रहा है, तो या तो ये कंडीशन यही वाली हो जाएगी जो मैंने आपको अभी बताई। अब ये व्यक्ति मरी गया है तो इसके घर वाले तो जाएंगे, अपील करेंगे, लेकिन आप देखोगे कि ये जो न्यायालय है इसके पक्ष में है, इसके साथ पक्ष में है, यानी इसको दोषी नहीं, इसने मर्डर भी किया है, इसे दोषी नहीं ठहरा रहा है। तो अब क्या करता है, फिर भी हाई कोर्ट जो है वो प्रेशर जारी करते हुए अपने पास बुला लेगा, यही मामला अपने पास बुला लेगा, और यही मामले पर फिर ये क्या देता है, इसे मृत्यु दंड देगा, ऐसा ऐसा किया है तो ये मृत्यु दंड मिलना चाहिए। सेशन न्यायालय ने मृत्यु दंड नहीं दिया, सेशन न्यायालय उसे दोष मुक्त कर ही रहा है, तो उस समय उस प्रेशर जारी करते हुए हाई कोर्ट ले लेगा, अपने पास निर्णय फैसला बुला लेगा, ठीक। तो फिर क्या होता है कि यही व्यक्ति जब यहाँ जाता है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट इसे मृत्युदंड देता है, फिर ये व्यक्ति जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ पे अपनी क्षमा मांग सकता है, माफ़ी मांग सकता है, जो भी है अपील वो कर सकता है। तो ये जो मामले हैं अपीलीय से संबंधित, उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से अपील की जाती हैं। ओके, चलिए, बहुत सारे आपने ऐसे मामले देखे हों जो व्यक्ति को सज़ा मिलती है, कारावास मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वो जा भी सकते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, उसे अब सज़ा मिल गई है और कारावास की सज़ा मिल गई है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। चलो, लेकिन अपील से ही संबंधित है, अपील से ही संबंधित वो जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि तुमने कोई मर्डर, जैसे आप कोई फौजदारी संबंधित मामला है और अपराध किया है और आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाओ, तो नहीं जा सकते हो, उसमें नीचे आपको ये सब प्रक्रिया चलती है, नीचे ही सब कुछ पहले कराना पड़ता है, ओके, इसके बाद आप ऊपर जा सकते हो। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार समझ में आ गए होंगे। तो विशेषाधिकार भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो विशेष अधिकार भी उसको मिलते हैं कि वह विशेषाधिकार का मतलब ये है कि उसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो अपनी शक्तियों में परिवर्तन कर सकता है। जैसे वो हाई कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा को माफ़ कर सकता है, ओके, अपने द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकता है, तो ये कुछ विशेष शक्तियाँ हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट कुछ विशेष शक्तियाँ हैं, जैसे कि कुछ ऐसी शक्तियाँ जो दी गई हैं उसे, जैसे जो सार्वजनिक हित में उसे लगती हैं, तो उस पर ऑर्डर देते हुए सभी न्यायालय को अपना फैसला अंतिम रूप से बोल सकता है,
तो ये बाध्यकारी हो जाते हैं सभी न्यायालय के लिए। ये जो शक्तियां हैं कुछ विशेष शक्तियां उसको दी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा स्पष्ट रूप से कि कैसे अपीलीय जो क्षेत्राधिकार हैं उसके अंतर्गत ये क्रियाविधि हैं या जो भी निर्णय हैं निर्णायक हैं वो सुनवाई किए जाते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत नेक्स्ट शक्ति है सलाहकारी। 143 के तहत जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार हैं वो थोड़ा समझो। आप देखोगे जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार हैं इसका मतलब ये है कि सलाह किससे ली जाती है? सुप्रीम कोर्ट से संदर्भित जो भी निर्णय हैं या कुछ ऐसे कानून हैं जिस पे सरकार को लगता है कि सलाह लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए, तो वो सलाह लेते हैं। तो सलाह कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। तो राष्ट्रपति एक्चुअली में औपचारिक होते हैं तो वो सलाह राष्ट्रपति ही लेते जरूर हैं, लेकिन आप ये समझिए कि सलाह सरकार ले रही है, राइट। क्योंकि सरकार जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट तो सलाह नहीं ले सकते, राइट। वो किनसे लेते हैं? राष्ट्रपति के माध्यम से लेते हैं। सलाह सरकार ही लेती है, बस राष्ट्रपति बीच में एक माध्यम है, राष्ट्रपति माध्यम होते हैं, सरकार ही सलाह लेती है एक्चुअली में। तो ऐसा सलाह जैसे कोई मामला बहुत सारे आपने देखे हों जो सरकार के अंडर में मतलब आते हैं, ठीक, और सरकार को लगता है कि ये मामला कैसा है, सही है या गलत है, तो वो इस चीज़ को समझती नहीं, या वो चीज़ को वो सरकार नहीं समझ पा रही है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगी। ओके, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेती है कि हाँ देखो ये मैंने नियम या कानून ऐसा लाया है, क्या ये सही है या गलत है, इस पर वो सलाह ले सकती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है? सलाह अपनी देता है। अब वो सलाह जो होती है 143 के तहत है। अब ये जो सलाह है वो सरकार माने या ना माने या राष्ट्रपति माने या ना माने, वो बाध्यकारी नहीं होती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल में ले लो, केरल शिक्षा बिल था। केरल शिक्षा बिल जब 1958 में आया था तो उस समय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था इस बिल पर, उस पर सलाह ली थी, राइट, उस पर सलाह ली थी, शिक्षा से संबंधित था। तो आप ये चीज़ समझिए कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो भी सलाह दी, अपना डिस्कशन दिया अंतिम रूप से, तो वो देखा जाए तो सरकार के लिए वो बाध्यकारी नहीं था, वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं था। तो ये सलाहकारी जो है ना, ये जैसे केंद्र लेवल पे है और ये राज्य लेवल पर भी है। जैसे राज्यपाल आप देखोगे जो मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के होते हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। उसी प्रकार जो राष्ट्रपति होते हैं वो किससे सलाह लेते हैं? वो लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह होती है वो बाध्यकारी नहीं है, राइट। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसको सलाह देनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट भी उनको सलाह दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सलाह दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति सलाह ना माने, वो मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, वो उनका एक अपना फैसला होता है। लेकिन जो सलाह जो दी जाती है वो संवैधानिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए, साथ ही साथ वैधानिक रूप से भी होनी चाहिए। वैधानिक रूप से मतलब ऐसा है कि आपने कोई कानून बनाए, वो कानून जो होता है वो विधि के तहत है, वैधानिक है, ठीक। वो संवैधानिक उनको हम नहीं बोलते, वो वैधानिक बोले जाते हैं। जैसे कोई भी आप देखोगे, मान लेते हैं कि कोई भी संसद है, ठीक है, संसद ने किसी प्रकार का कोई नियम बनाया या कोई विधि बनाई या कोई कानून बनाया, राइट, या कानून बनाया। अब ये जो कानून है, नियम है, ये विधि है, सरकार पहले इस पे क्या करती है? पहली बात तो ये है कि महान्यायवादी होते हैं, तो महान्यायवादी जो होते हैं वो पहले इस चीज़ की सलाह महान्यायवादी ही देते हैं, ठीक है।
वहाँ न्यायवादी ही सलाह देते हैं। इसके बाद पे काम आगे कोऑपरेट किया जाता है। तो कोऑपरेट करने के बाद आप देखोगे निश्चित रूप से उनको लगता है सरकार को कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह लेनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट से फिर ये सलाह लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह लेंगे वो राष्ट्रपति लेते हैं। तो राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट है उस पर डिसीजन मेकिंग करेगा, अपना डिस्कशन सुनाएगा। इसके बाद क्या होता है, तो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि हाँ इसमें ये बदलाव करना चाहिए इस प्रकार से, राइट। तो उनको लगता है कि हाँ राष्ट्रपति को कि सरकार को एक प्रकार से सरकारी समझो, को लगता है कि सरकार को कि हाँ इसमें ऐसा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने पे अपना डिसीजन दिया है, तो वो अकॉर्डिंग वो पारित करेंगे। तो उनको नहीं लगता है फिर अपने जो उनकी पहली क्रिया विधि रही है उस अकॉर्डिंग वो पारित कर सकते हैं। ये तो बाध्यकारी नहीं है ना, बात ये है। लेकिन आप देखोगे 1950 के पहले जो मामले होते थे, जैसे 1950 से पहले के मामले, बहुत सारे पहले के मामले रहे हैं, बहुत सारे, जैसे 1935 के बाद जो भी मामले रहे हैं, दीवानी या कृषि से संबंधित मामले, जैसे भी मामले रहे हैं उनसे जुड़ा अगर कोई मामला से संदर्भित, अभी तक ऐसा कोई फिलहाल मामला आया नहीं है, राइट। अगर कभी आता है, कभी आता है तो वो एक मामला बाध्यकारी है। वैसे जहाँ तक आप देखोगे इसके संदर्भ में संविधान में ये बात नहीं की गई है कि वो बाध्यकारी रहेगा या नहीं रहेगा। बस ये है कि 1950 के पहले के जो मामले हैं, मामले जो हैं उससे संदर्भित अगर किसी प्रकार के विषय में अगर मामला उठता है, मुद्दा उठता है, अगर उससे संदर्भ में अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह होती है फिर सरकार के लिए बाध्यकारी हो जाती है। या कोई भी ऐसी सलाह है जो सुप्रीम कोर्ट को भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सलाह एक तरफ से ही हो, दोनों तरफ से सलाह हो सकती है। सलाह का मतलब यही है कि एक तरफ से ही सलाह नहीं, दोनों एक दूसरे को सलाह दे सकते हैं। वो एक औपचारिक सलाहें होती हैं, अपनी 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 मान सकते हैं। लेकिन 1950 से पहले की जो सलाहें हैं वो सलाह बाध्यकारी होती है। चलिए, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो खास इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, बस सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इतना ही है, आपके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट अगर हम समझते हैं तो न्याय पुनर्वलोकन, इसी में न्याय पुनर्वलोकन और समझ लो। न्याय पुनर्वलोकन देखोगे तो अमेरिका में भी होता है न्याय पुनर्वलोकन, क्योंकि वहाँ का आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट या उसे बोलते हैं संघीय न्यायालय, वो अपने यहाँ की सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है। वो यथोचित प्रक्रिया के माध्यम से काम करता है। यथोचित प्रक्रिया के माध्यम का मतलब आप समझ ही सकते हो कि कोई भी कानून है अगर उसको लगता है कि जनता के हित में नहीं है तो उसे विरुद्ध या उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। लेकिन राष्ट्र अपने यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जांच करता है। तो विधि द्वारा अगर किसी प्रकार का कानून बनाया जाता है तो उसे वो निरस्त नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट, राइट, लेकिन वहाँ का कर सकता है। चलिए, तो न्याय पुनर्वलोकन जो है इसका मतलब ये है कि ये जो न्याय है, ये न्याय जो है उसका पुनर्वलोकन कर सकता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि कोई ऐसा फैसला जो पुराना हो गया हो। पहली कंडीशन तो ये होती है कि कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसे मामले होते हैं जो पुराने हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको पुनर्वलोकन कर सकता है, पुनः उसकी जांच पड़ताल कर सकता है, कितना भी पुराना हो। ठीक, अगर देश में चल रहा है, देश में रेगुलेट हो रहा है, राइट, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है इस पर पुनर्वलोकन फिर होना चाहिए तो वो कर सकता है, पुनर्वलोकन कर सकता है, राइट। दूसरी कंडीशन इसमें ये आती है कि जैसे संसद कोई कानून बनाए, ये भी कानून ही है लेकिन ये ओल्ड हो गया, थोड़ा पुराना हो गया। अगर कोई संसद नया कानून बनाती है, अगर ये नया कानून है, राइट, और ये फिर क्या होता है कि ये जो कानून है ये 3 चरणों से गुजरता है। पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब इन तीनों के बाद फिर कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में।
तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये विधि के तहत है, विधि के तहत है, तो इसे वो खारिज नहीं करेगा, खारिज नहीं करेगा, राइट। अगर ये विधि के तहत नहीं है, अगर ये विधि के तहत नहीं है, तो फिर इस पर क्या करेगा, वो जांच पड़ताल करेगा, पुनर्वलोकन करेगा, पुनर्वलोकन करने के बाद असंवैधानिक घोषित कर देगा, या वो क्या करेगा, इसको वापस वापस लौटा सकता है। लेकिन रेयरली कंडीशन होती है वो वापस दे, वैसे वो निरस्त कर ही देता है। रेयरली कंडीशन होती है अगर वो वापस दे, वापस नहीं देता है, जहाँ तक असंवैधानिक घोषित कर देता है। तो इस प्रकार से तभी तो ऐसे मामले बहुत सारे होते हैं जो पहले से ही सरकार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले लेती है, पहले ही ले, वो देखो ऊपर मैंने आपको बताया है 143 के तहत पहले ही ले लेती है, ताकि ऐसा पुनर्वलोकन ना करे सुप्रीम कोर्ट या संवैधानिक घोषित कर दे, इसलिए पहले ही ले लेती है। अगर पहले वाला जो अवलोकन है, पहले वाला अवलोकन है और सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन करके दिया है, ठीक, सलाह दी है, अगर वो सलाह के तहत अगर काम कर रहे हैं वो, तो फिर उस पर नया पुनर्वलोकन वो क्यों करेगा, क्योंकि वो पहले से ही मान लिया। अगर नहीं मानते हैं फिर उससे नया पुनर्वलोकन कर सकता है, वो नया पुनर्वलोकन करके असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये चीज़ें समझिए, जैसे आप ये चीज़ें जो प्रावधान था न्याय पुनर्वलोकन का, आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट की ये सबसे पावरफुल शक्ति है, और न्याय पुनर्वलोकन आप देखोगे तो ये जनता के हित में होती है, जनता के हित में होती है, क्योंकि इसमें जनता का हित छिपा होता है, मौलिक अधिकार छिपे होते हैं। अगर आप ब्रॉड तरीके से सोचोगे तो बहुत सारे ऐसे डायमेंशन होते हैं जो न्याय पुनर्वलोकन से पक्ष में हैं या उनको सार्वजनिक महत्व देते हैं। यानी कि आप इस चीज़ देखिएगा, कोई भी कानून है, कोई भी कानून है, अगर वो बन रहा है, ठीक, अगर वो बन के एक्ट बन गया, ठीक, अगर सुप्रीम के पास गया, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो आप ये समझिए कि वो लागू हो रहा है, आप समझ लीजिए वो लागू हो रहा है। तो एक चीज़ आप ये चीज़ें देख सकते हो, वो लागू हो रहा है तो वो जनता के लिए हो रहा है, तो वो उसके उसमें कोई भी एक एक पक्ष है या कोई भी उसमें प्रोविजन दिया गया है, उसका एक एक महत्व जनता के लिए होता है, समझ रहे हो। तो अगर उसमें कोई भी ऐसा विवरण दिया गया है जो जनता के हित में नहीं है, तो उसका कितना विपरीत प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा जनता पे। तो आप ये समझ सकते हो जनता के साथ साथ देश पर प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अंतिम वो चीज़ की व्याख्या करता है, फिर वो उस पर फिर न्याय पुनर्वलोकन करता है कि हाँ ये जनहित में नहीं है, इसको असंवैधानिक घोषित करना चाहिए, तो वो कर सकता है। ये पावर उसको दी गई है। लेकिन 1976 में आप देखोगे, 1976 में ये पावर जो थी, इंदिरा गांधी की सरकार ने ये पावर छीन ली थी। वो इसलिए छीन ली थी क्योंकि आप देखोगे कि उस समय इंदिरा गांधी ने बहुत सारे संशोधन किए थे, बहुत सारे, जैसे उसे हम 42वां संविधान संशोधन बोलते हैं, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या हम मिनी संविधान ही बोलते हैं, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा संशोधन किए थे, क्योंकि 368 के तहत संशोधन प्राप्त करने सकती है संसद को, बहुत सारे संशोधन किए थे। तो आप एक चीज़ देखिएगा, उस समय न्याय पुनर्वलोकन जो था इसे भी छीन लिया गया था, इसे भी सुप्रीम कोर्ट से छीन ली गई थी, सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांध दिए गए। तो फिर 1978 में इसे वापस मोरारजी सरकार की, या बोल सकते हैं जनता पार्टी की जब सरकार आई, तो इसे फिर सुप्रीम कोर्ट को पुनः ये शक्ति वापस दे दी गई। लेकिन अब जो देखोगे न्याय पुनर्वलोकन जो है या न्याय समीक्षा जो है, वो मूल ढांचा है, यानी कि संविधान का मूल ढांचा के अंतर्गत इसको रख दिया गया है। तो मूल ढांचा को एक साथ इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा को एक साथ डिफाइन नहीं किया है, समय के साथ बदलते परिवर्तन के अकॉर्डिंग वो मूल ढांचा में उनको लगता है कि ये विषय मूल ढांचा मानना चाहिए, तो वो मूल ढांचा में उसे डलवा देते हैं, वो डालते हैं। तो फिर उस पर क्या होता है कि जो संसद है फिर उसमें नहीं बदलाव कर सकती है, क्योंकि मूल ढांचा को छोड़कर केशवानंद भारती मामला में ये बात कही गई है ना कि तो संसद जो है मूल ढांचे को छोड़कर किसी को भी बदल सकती है। तो मूल ढांचा में आप देखते हो तो न्याय पुनर्वलोकन ही मूल ढांचा के अंतर्गत है, इसमें आप ये परिवर्तन नहीं कर सकते, आप इसे नहीं छीन सकते।
और ये कौन सी एक न्यायिक शक्ति है, न्याय पुनर्वलोकन एक न्यायिक शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की। इसे बदलाव करने से या इसे छीनने से जनता पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जनता के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी आयामों पे, अलग अलग विषयों पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए न्याय पुनर्वलोकन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग होते हैं काफ़ी अच्छे बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं इसलिए। लेकिन एक चीज़ आप अगर और देखोगे, जैसे आप देखोगे कि इसका कुछ एक प्रतिकूल चीज़ें भी हैं। आप एक चीज़ और देखिएगा, जैसे कुछ ऐसे भी मामले हैं, जैसे आयोग जो होते हैं ये एक प्रकार के वैधानिक होते हैं, क्योंकि ये वैधानिक किसी एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, वैधानिक होते हैं, राइट। तो ये वैधानिक होते हैं और ये आयोग जो होते हैं इनमें आप देखोगे कुछ निर्णयों पर आप देखोगे अध्यक्षता जो होते हैं वो कौन करते हैं, वो प्रधानमंत्री करते हैं, राइट। प्रधानमंत्री मान लो किसी आयोग की वो अध्यक्षता कर रहे हैं, किसी विधि कानून की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ देखिएगा, अगर इन्होंने कोई अपना डिस्कशन दिया है, इन्होंने कोई डिस्कशन दिया है, तो इस डिस्कशन को भी राष्ट्र जो सुप्रीम कोर्ट है वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है, राइट। अब एक चीज़ यहाँ देखना, अब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को भी असंवैधानिक कर सकता है। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़े देश के सरकार के जो मुखिया हैं, उन मुखिए के द्वारा दिया गया निर्णय को भी सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इतना सुप्रीम कोर्ट मतलब पावरफुल है। तो ये एक नकारात्मक चीज़ है, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार के लीडर होते हैं, सरकार के मुख्य संचालनकर्ता होते हैं, तो ये एक नकारात्मक थिंकिंग है। तो नकारात्मक एक पॉइंट हो जाता है। तो लेकिन क्या किया जाए, जनता को हित में को रखना होता है, सुप्रीम कोर्ट जनता को हित को देखते हैं, इस अकॉर्डिंग वो प्रधानमंत्री के द्वारा भी कोई निर्णय है, फैसला है, उसको भी असंवैधानिक वो घोषित कर सकते हैं। चलो, तो ये चीज़ें आपके अंदर क्लियर कट बैठनी चाहिए कि न्याय पुनर्वलोकन किन किन विषयों पर हो सकता है। जो कोर्ट है, जो ओल्ड जो जितने भी निर्णय फैसले हैं जो आज के पुराने हैं हो गए हैं, उन पर भी न्याय पुनर्वलोकन कर सकता है, या वो संसद है द्वारा नए जो विधि कानून नियम बनाए गए हैं उन पर भी पुनर्वलोकन कर सकता है, राइट। चलिए एग्जाम्पल अगर आप जैसे ले एक चीज़ और देख लो, जैसे आप मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जैसे कोई भी निर्णय है, अगर मैंने आपको क्या बताया था, कोर्ट का जो फैसला ये वाला जो कोई पुराना फैसला है उसको वह परिवर्तन कर सकता है। जैसे आप कई सारे फैसला देख लो, जैसे आप पेरूबाड़ी वाला संघ मामला देख लो, उसमें क्या क्या था कि मूल ढांचा में परिवर्तन कर सकती है, संसद कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती मामला में फिर इसके विपरीत फैसला उन्होंने दे दिया था। तो ये अपने ही डिसीजन को बदलाव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, अपने द्वारा जो भी डिसीजन देता है वो बदलाव कर लेता है वो। एक एग्जाम्पल आप और ले लो, जैसे एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ जो 1882 आया था, तो उसके अंतर्गत आप देखोगे जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के लिए जो भी मतलब राष्ट्रपति के लिए उस समय बाध्यकारी राष्ट्रपति को नहीं बनाया गया था। कोई भी शक्ति संबंध मतलब है कि जैसे उनसे अगर आप सलाह लेते हो तो बाध्यकारी नहीं थे। लेकिन 1993 का जब मामला आता है तो उस समय उनको बाध्यकारी बना दिया गया था। जैसे आप देख लो एसपी गुप्ता बनाम 1882 का जो मामला था, उसमें ये स्पष्ट कहा गया था कि अगर कॉलेजियम व्यवस्था के तहत अगर किसी प्रकार का परामर्श अगर दिया जाता है, जजों द्वारा कोई परामर्श दिया जाता है, तो वो परामर्श जो है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। लेकिन 1993 में अपना डिसीजन इन्होंने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही डिसीजन कोई परिवर्तित किया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट मामले में,
तो उन्होंने 1993 में ये स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति हैं वो परामर्श के लिए बाध्यकारी है। ये जो बाध्यता दी गई है 1993 में दी गई है। लेकिन आप एक चीज़ हाँ क्लियर कट कर लो कि बीच में यहाँ पे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाते हैं। जब कानून विधि मंत्री होते हैं, दो जज भी होते हैं, एक कानून मंत्री, विपक्ष का नेता भी होता है, ठीक। तो ऐसे ये कमेटी बैठती है, कानूनी विधि आयोग बैठता है, ठीक। वो क्या करता है, अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री से देता है और प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता ही करते हैं। तो प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति को बोलते हैं, ठीक। तो फिर एक प्रकार से आप देख सकते हो कि जो परामर्श है, और वो परामर्श आप अगर देखोगे वो राइट कंडीशन में, यानी कि एक आपसी सलाह से है, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो 5 जज हैं, ठीक, वो 5 जज बैठते हैं कॉलेजियम में, तो उनकी जो आपसी सलाह है वो आप सलाह जो है वो सहमति पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 3 विपक्ष में है या 2 पक्ष में है, या सॉरी 3 पक्ष में या 2 विपक्ष में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी की आम सहमति होनी चाहिए, और आम सहमति से अगर कोई फैसला जाता है सुप्रीम कोर्ट तक किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में, फिर वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। अगर आम सहमति से नहीं है, अगर फिर भी परामर्श जा रहा है, 3 पक्ष में है, बहुमत से मान लो, बहुमत से अगर कोई निर्णय है, 3 पक्ष में है, 2 विपक्ष में है, तो फिर ये आम सहमति नहीं है, अगर इसी संदर्भ में कोई फैसला जाता है, परामर्श जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो फिर वो निरस्त भी कर सकता है। तो ये चीज़ें आप कंडीशन देख सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्पष्ट आपको समझ में आ गई होगी। अगर एग्जाम्पल एनजेएससी को ले लो, एनजेएससी जैसे मामला आया था 2014 में, जैसे उसका एक्ट बना था, तो उसे 2015 में क्या कर दिया गया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन एनजेएससी जो है 1882 में ही जब भगवती सिंह थे तो उनके समय काल में ये एनजेएससी शब्द का जो है, एनजेएससी जो एक एक्ट है उससे संबंधित मुद्दा आया था, लेकिन वो लंबे समय तक रहा है, लेकिन एक्ट के रूप में 2014 में पारित किया गया था, फिर इसे 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये न्यायपालिका अवलोकन की उसको शक्ति है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए।